नमस्कार। जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले अपन लोग यूनिट 7 पढ़ा जो कि कहानी है। फिर उसके बाद से यूनिट 5 शुरू किया गया है जो कि कविता है, और उसी के क्रम में आज हमें साकेत पढ़ना है, जिसके रचयिता हैं या जो लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। और ये जो कविता है ना अपने सिलेबस में लगा है, कविता तो नहीं बोलेंगे, काव्य जो है यह अपने सिलेबस में लगा है। तो चलिए पढ़ते हैं साकेत को, क्योंकि इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से सबसे पहले इसमें सेंटेंस मिल रहा है, ये जो बुक का पहला ही पृष्ठ है उसी पर, उसमें कह रहा है कि राम तुम्हारा प्रीत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। उसके बाद से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद से है मानस मुद्रण झांसी से हुआ था और सुमित्रानंदन गुप्त द्वारा मुद्रित है। ये दिमाग में रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत नहीं है, क्योंकि बहुत से केवल सुमित्रानंदन आगे पढ़ेंगे ना तो उसके बाद से पंत अपने आप जोड़ देंगे, जबकि यहाँ पे पंत नहीं है, सुमित्रानंदन गुप्त के द्वारा रचित है। राइट। फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से उसके बाद से देखेंगे साहित्य सदन चिरगांव झांसी से ये प्रकाशित हुआ है, और ये मूल बुक जो है ना उसी पे ग्रीन कलर से लिखा गया है, लेकिन स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, बट इसको पढ़ेंगे भी नहीं। फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से एक निवेदन, जो कि इनका निवेदन है ना, उस निवेदन को देख लेंगे। निवेदन में इच्छा थी कि सबके अंत में अपने सहृदय पाठकों और साहित्यिक बंधुओं के सम्मुख साकेत समुपस्थित करके अपने धृष्टता और चपलताओं के लिए क्षमा याचना पूर्वक विदा लूंगा, परंतु जो जो लिखना चाहता था वह आज भी नहीं लिखा जा सका और शरीर शिथिल हो पड़ा। अतएव आज ही उस अभिलाषा को पूर्ण कर लेना उचित समझता हूँ, परंतु फिर भी मेरे मन की न हुई। मेरे अनुज सिया राम शरण मुझे अवकाश नहीं लेने लेने देना चाहते हैं। वे छोटे हैं इसलिए मुझ पर उनका बड़ा अधिकार है, तथापि यदि अब मैं कुछ लिख सका तो उन्हीं की बेकार होगी। अच्छा, एक चीज़ और है ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो श्री राम शरण गुप्त के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आज आप जान जाइए कि ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। राइट। फिर है, उनकी अनुरोध रक्षा में मुझे संतोष ही होगा, परंतु यदि मुझे पहले इस स्थिति की संभावना होती तो मैं इसे और भी पहले पूरा करने का प्रयत्न करता और मेरे कृपालु पाठकों को इतनी प्रतीक्षा न करनी पड़ती। निसंदेह 15-16 वर्ष बहुत होते हैं, तथापि इस बीच में अनेक फेरफार हुए हैं और ऐसा होना स्वाभाविक ही था। आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनकी कृपा का मूल्य निर्धारण करने की ढिठाई करना है, क्योंकि ये ना अपना गुरु मानते हैं उनको, ठीक है। वे मुझे न अपनाते तो मैं आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष खड़े होने में समर्थ होता या नहीं, कौन कह सकता है। करते तुलसीदास भी जैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ठीक है, ये पंक्तियां ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी को मैथिली शरण गुप्त क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे, ठीक है। तो उन्हीं के लिए पंक्तियां उन्होंने लिखा है। विज्ञवर बाह्य बाह्य बाह्यस्पत्य महोदय ने आरंभ से ही अपनी मार्मिक संपत्तियों के इस विषय में मुझे कृतार्थ किया है कि अपनी शक्ति के अनुसार जितना लाभ मैं उठा सका उसी को अपना सौभाग्य मानता हूँ। भाई कृष्णदास अजमेरी और सियाराम शरण की प्रेरणाएं और उनकी सहायता मुझे प्राप्त हुई तो ऐसा होना उचित ही था। स्वयं वे ही मुझे प्राप्त हुए। साकेत के प्रकाशित अंशों को देखकर जिन मित्रों ने मुझे उत्साहित किया, मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। खेद है उनमें से गणेश शंकर जैसा बंधु अब नहीं। समर्थ सहायकों को पाकर के भी अपने दोषों के लिए उनकी वोट नहीं ले सकता। किसी से सहायता, किसी से लाभ जाने में तो ऐसी क्षमता चाहिए। अपने मन के अनुकूल होते हुए भी कोई बात भी मैं नहीं कह सका। जैसे नवम सर्ग में उर्मिला का चित्रकूट संबंधी यह संस्मरण, मैझिली माँ से मिल गई क्षमा तुम्हें क्या नाथ, पीठ ठोक कर ही प्रिय मानो माँ के हाथ। ठीक है, माने माँ के हाथ। परंतु इसी के साथ ऐसा ही प्रसंग आया है कि मुझे स्वयं, अच्छा हो सकता है इसके बाद से कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, अगला जो होगा या कम होगा, तो इसलिए मैंने उसको सम्मिलित नहीं किया है। फिर देखेंगे एक मंगलाचरण है,
जो कि चैप्टर शुरू होने से पहले है, मंगलाचरण, और मंगलाचरण से एग्जाम में सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने मंगलाचरण को यहाँ शामिल कर लिया है। आप अपने नोट्स में इसको सम्मिलित कर लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। जयति कुमार अभियोग गिरा गौरी प्रति, सगड़ गरीस जिसे सुन मुस्काते हैं, देखो अबल ए हरम्ब मानस के तीर पर, तुंदिल शरीर पर एक उसम मचाते हैं, गोद भरे मोदक धरे हैं सबिनोद, उन्हें सुन के उठा के मुझे देने को दिखाते हैं, देते नहीं कंदूक सा ऊपर उछालते हैं, ऊपर से ही झेल कर खेल कर खाते हैं। ठीक है, उसके बाद से अब मेरे हाथों के द्वारा जो नोट्स लिखा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं यहाँ सम्मिलित कर रहा हूँ। तो देखेंगे साकेत मैथिली शरण गुप्त नवम सर्ग अपने सिलेबस में लगा है। इसका प्रकाशन जो हुआ था ना 1931 में हुआ था, और जो साकेत है ना कुल 12 सर्गों में विभक्त है। इसमें क्या जो 9वां सर्ग है ना वो उर्मिला का विरह है, और यही अपने सिलेबस में लगा है, और यही इस काव्य का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद से इसमें जो निवेदन है ना, निवेदन किनके नाम मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखा है, और इसलिए लिखा है क्योंकि वो उनको अपना गुरु मानते हैं। करते तुलसी भी कैसे मानत नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ठीक है, ये पंक्तियां आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद से है कि समर्पण किसको किया है, ये जो रचना है, रचना अपने पिता को समर्पण किया है। अब इसमें क्या है कि जो टोटल 12 सर्ग है ना, उन 12 सर्गों में क्या क्या मुख्य चीजें हैं वो ओवरऑल एक जगह आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे यहाँ रहा सर्ग संख्या और उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है। तो जो एक है ना, एक सर्ग में क्या है कि उर्मिला का प्रणय परिहास है। उसके बाद से जो सर्ग 2 है, सर्ग 2 में केकई और मंथरा का वार्तालाप है। 3 जो है, 3 में दशरथ का वार्तालाप, दशरथ का विलाप है। 4 जो है, 4 में क्या है, गृहस्थ चित्रण है। 5 में क्या है, वनवास है। 6 में क्या है, दशरथ की मृत्यु है। और 7 की यदि बात कर लेते हैं तो भरत का शोक है और आत्मग्लानि है। ठीक है, 8 में क्या है, चित्रकूटवास है। 9 में क्या है, उर्मिला का विरह है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, और यही अपने सिलेबस में लगा हुआ है। अगर 10 की बात कर लेते हैं तो 10 में क्या है, विरह वर्णन है। 11 में क्या है, युद्ध वर्णन है, हनुमान की प्रधानता है इसमें। उसके बाद से 12 में भी क्या है, युद्ध का वर्णन है, लेकिन इसमें हनुमान की प्रधानता नहीं है। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से 12 खत्म हो गए। अब देखेंगे ना साकेत के बारे में अन्य तथ्य जो कि अनेक आलोचकों और विद्वानों के द्वारा कहा गया है, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार इससे सवाल बना है। ये क्या करेगा ना, दे देगा और कहेगा कि साकेत के बारे में किस विद्वान का मत है, नीचे 4-5 ऑप्शंस दे देगा। तो इसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित जरूर कीजिएगा। यहाँ देखेंगे मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा जो है 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता शीर्षक लेख से मिली थी। तो इसमें 1908 आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, सरस्वती पत्रिका कर लीजिएगा। ठीक है, और कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी कर लीजिएगा। ये सारा चीज जो है ना इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑलरेडी मैंने ना इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। साकेत जो शब्द होता है ना, ये पाली भाषा का शब्द है, और पाली भाषा का शब्द है, इसका अर्थ जो होता है अयोध्या होता है, और ये जो है ना यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये सवाल PYQ है। तो आप आइडिया लगा लीजिए, उसमें यही सवाल था कि साकेत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, साकेत को डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य की संज्ञा दी है। बिल्कुल, साकेत राम कथा पर ही आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उर्मिला लक्ष्मण का मिलन साकेत के 12 सर्ग में वर्णित है। राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत माना जाता है। साकेत का प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। साकेत की रचना में प्रथम, अष्टम और 12 सर्ग में उत्तरार्ध में उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन वर्णित है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है। इसका नायक लक्ष्मण से वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय है। कथा 12 सर्ग में विभक्त है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सवाल में भी बन सकता है। ये ऐसे सवाल ना मिलान करने के लिए देता है नेट के एग्जाम में, तो इसलिए आपको यहाँ से याद कर लेना होगा। अब देखेंगे नवम सर्ग जो है ना इस ग्रंथ की जान है, यही सर्वाधिक मार्मिक भी है। इसमें उपेक्षिता और विरहणी उर्मिला की विरह वेदना और पीड़ा का मार्मिक चित्रण है। 1936 में साकेत के लिए गुप्त जी को मंगल प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। गुप्त जी की अन्य रचनाएं देख लेंगे, क्योंकि जब एक रचना अगर किसी लेखक का अपने सिलेबस नेट में लगा है ना, तो उसकी अन्य रचनाओं को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हमें उसकी तैयारी ऑलरेडी पहले से होनी चाहिए। अब यहाँ देखेंगे मेघनाथ वध जो है ना, वो मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना है।
ये भी याद रखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की तुकांत रचना कौन सा है। यशोधरा जो है ना काव्य गौतम बुद्ध की गृह हत्या की घटना पर आधारित है। जयद्रथ वध गुप्त जी की सबसे पहली रचना मानी जाती है। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई प्रिया है, एक चीज लिखी गई रचना है। एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध की पत्नी के बारे में लिखा गया। उसके बाद से साकेत जो है, ठीक है, ये उर्मिला के बारे में लिखा गया, लक्ष्मण की पत्नी के बारे में। फिर विष्णु प्रिया जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पत्नी के बारे में लिखा गया। तो तीन तीन पत्नियों के बारे में लिखने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, याद रखिएगा। अनग और कुणाल गीत में बौद्धकालीन संस्कृति की छाया दिखाई देती है। जैनी काव्य ग्रंथ में कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। सामंजस्यवादी कवि कौन कहते हैं, तो ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। और आचार्य शुक्ल का यदि ये कथन है तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, एकदम बिल्कुल, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। कई जगह रविदास सिंह दिनकर भी आता है, लेकिन अगर ऑप्शंस में मैथिली शरण गुप्त है तो पहले इन्हीं को लगाएंगे, ठीक है। गुप्त जी की द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है, ठीक है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। फिर आगे देखेंगे बादशाह कहा जाता है। फिर नीचे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से अब देखेंगे ये कुछ कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की, जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, मैंने इसको यहाँ सम्मिलित किया है। तो देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, और ये नेट 2006 में जो एग्जाम हुआ था ना उसमें सवाल पूछा गया था, ठीक है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, सखी वो मुझसे कह कर जाते, कह क्या वो मुझको अपनी पद बाधा ही पाते, ठीक है। ये यशोधरा की पंक्तियां हैं, ठीक है। ऊपर वाला भी यशोधरा की पंक्तियां हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें यशोधरा अपनी विरह फीलिंग्स को, बातों को बता रही हैं। फिर आगे है, चारों चंद्र की चंचल चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। ये पंचवटी की पंक्तियां हैं। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। ये विष्णु प्रिया उनकी जो रचना है उसकी पंक्तियां हैं, और ये भी एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने इसको यहाँ सम्मिलित किया है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये कहाँ से, जयद्रथ वध से लिया गया है, और ये भी पंक्ति इंपोर्टेंट है, भी एग्जाम में बनी थी। उसके बाद से, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। ये जो जुलाई 2016 वाला एग्जाम हुआ था नेट का, उसमें ये पूछा गया था, राइट। फिर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद से अब देखेंगे साकेत के बारे में, अन्य कुछ इंपोर्टेंट लाइन बाय लाइन करके फैक्ट देखते चलेंगे, एग्जाम में सवाल इससे भी बनते हैं। देखेंगे समर्पण इन्होंने पिता को किया है। साकेत काव्य का सृजन कवि की दीर्घकालीन काव्य साधना का परिणाम है। द्विवेदी जी की कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख से प्रेरित होकर गुप्त जी ने इसे क्षतिपूर्ति के लिए सन 1909 के आसपास उर्मिला काव्य की रचना प्रारंभ की थी। 9वें सर्ग में गुप्त जी ने उर्मिला की विरह की पीड़ा को व्यक्त किया है। उर्मिला लक्ष्मण को बंधन का नहीं मुक्ति का संदेश देती है। विरह में उर्मिला पशु पक्षी वनस्पति आदि को संबोधित करके बातें कहती है। विरह का क्षण ऋतु वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले बसंत का वर्णन है, फिर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, फिर पावस का है, फिर शरद का है, उसके बाद से हेमंत का है, फिर शिशिर का है। इसमें क्या है ना, भावभूति का उल्लेख मिलता है, इसमें सत्य की एक कथा है उसका भी उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या है कि सुक यानी तोता, शशक माने खरगोश, कपोत माने कबूतर, चकौरी, ठीक है, जुगनू, खंजन, कोक यानी चकवा पक्षी, मकड़ी, कामदेव, अशोक, वकुल बगुला वगैरह, रसाल मतलब आम, अम्बुज माने कमल, मधुमक्खी आदि को उर्मिला का विरह जन्य संबोधन किया गया है। साकेत की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से भी अधिक जिनकी पुत्रिय पुतशीला, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी हुए न हुए हाहा, कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी विरह में बनी आरती आप। ये पंक्तियां ना PYQ हैं, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। ये पंक्तियां साकेत की हैं, और इसमें उर्मिला के जो फीलिंग्स हैं, उर्मिला के ऊपर जो बीत रहा है उसको यहाँ बताया गया है कि जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। पहले आंखों में थे, मानस में कुद मगन प्रिय अब थे,
छींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। ये भी PYQ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। ठीक है, ये भी पंक्तियां हैं, लेकिन ये भी एग्जाम में नहीं बना है। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से एक एक करके सभी पंक्तियां देखते चलेंगे। यहाँ से है कि सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेंटूं, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही थी ब्रह्मांड प्रकृति थी सहृदय हृदय में लेकर। बेदने तू भी फली बनी, पाई मैंने आज तू अपनी चाह धनी, लिखकर रोहित लेख डूब गया है दिन अहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भागे लिपि काली, किसका वश चलता है दोनों और प्रेम पलता है। ये पक्के शामिल कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई जगह मुझे नोट्स वगैरह में या अन्य एग्जाम वगैरह में मिला है, तो इसलिए हो सकता है कि एग्जाम में बन जाए। ये इंपॉर्टेंट पक्तियाँ हैं, इसको आप सम्मिलित कर लीजिएगा। सखी नीलभ सरसर में उतरा यह हंस अहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकाल जिनको चरता चरता। दिन जो मुझको देंगे आले मैं उससे अवश्य ही लूंगी, सुख भोगे हैं मैंने दुख भला क्यों न भोगूंगी। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसको भी आप अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। ये भी कई जगह मिला है मुझे। ठीक है, प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो हे दानी, इन प्यासी आंखों में पानी मानस कभी न रीतो, मन को यूं मत जीतो। ठीक है, मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी, दरसो परसो घन बरसो सरसों जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नौ युवन बरसों। नभ में आप विचरते हैं जो हरा धरा को करते हैं, जो जल में मोती भरते हैं, जो अक्षय उनका कोष सफल है उन्हीं घनों का घोष। हाँ वो सहृदय भी किरणा में है, कठोरता जड़िता तड़प तड़प उठती है स्वजनी, घन लिंगिता तड़िता, पथ तक जकड़े हैं झाड़ियां डाल घेरा, उपवन सा हो गया आज मेरा, प्रियतम बनचारी गिह में भी रहेंगे, कह सके मुझसे वे लौट कर क्या कहेंगे। फिर अगली पंक्तियां देखते चलते हैं जो एग्जाम में बनी है या बनने के चांसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन करके यहाँ देखेंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि भले एग्जाम में क्वेश्चंस बने या ना बने, अपने पूरे सिलेबस पे पकड़ होना चाहिए, और उसके लिए अपने सिलेबस का जो जो टॉपिक है वो टॉपिक लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट करके आपके साथ रहेगा। आप एक दो बार जरूर देखें, क्योंकि आप जब प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर का पहला ही गुण होता है कि किसी भी चीज़ों का डीपली अध्ययन, और डीपली अध्ययन के लिए अपने पास सिलेबस की पूरी पकड़ होनी चाहिए। अगर एक दो यूनिट थोड़ा सा खराब भी आपका होगा तो आप तो नीट क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपके पास गहन जानकारी के अभाव में आप जीवन में एक अच्छा प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हंसो हंसो हे शशि फूल फलो, हंसो डिडोरों पर बैठ झूलो, यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूं इतना पिए हूँ। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन ने सरसाए, घूमे वो इस और यहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। हंस हा तेरा भी बिगड़ गया विवेक क्या बन बब के मोती नहीं, अरे ये आंसू है उर्मिला जन के, किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशिथ में मतवाला, नीलम के प्याले में बुदबुद होकर उफन रही है हाला। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। ये सब पंक्तियां हैं, लेकिन अभी तक ये देखने को मिला नहीं है, सवाल बना नहीं है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं डाल रहा हूँ। फिर देखेंगे, लोल लहरियाँ डोल रही हैं, भू विलास रस खोल घोल रही हैं, ये गीत में ही बोल रही हैं, मुखरित कुल किनारा, सखी निरख नदी की धारा, मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धारा। यदि वे करे उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, करके मीन मेघ सब और, किया करे बुद्धवाद कठोर, साखमयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। प्रभु को निष्कासन मिला मुझको कारागार,
मृत्यु दंड उन तात को राज्य तुझे धिक्कार। ये प्रमुख पंक्तियां हैं और इसको आप अंडरलाइन मैंने किया है, ये एग्जाम में बन सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें प्रभु को निष्कासन मिला, मुझे कारागार, क्योंकि मैं घर में ही हूँ तो क्या, जब वो नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जेल में हूँ। मृत्यु दंड उन तात को, ठीक है, तात को मृत्यु दंड मिला और राज्य तुझे ये धिक्कार है, ऐसा करके इस पंक्तियों का अर्थ होता है। ठीक है, आसान है, खड़ी बोलिए तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, ज़्यादा इसमें समझने के लिए दिक्कत होने की जरूरत नहीं है, आसानी से ही समझ में आ जा रहा है। शिशिर न फिरे गिरी पन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में। राइट, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, न तो अगति ही न गति आज किसी भी और, इस जीवन के झाड़ में रही एक झकझोर। उसके बाद देखेंगे, काली काली कोयल बोली होली होली होली, हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली दिल डोली, फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली, होली होली होली। उसके बाद देखें, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तू सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो, रूल रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। वाह क्या पंक्तियां हैं, देख रहे हैं इसका अर्थ क्या है, गजब। इसको आप अपने ना शामिल कर लीजिएगा, VVI पंक्तियां हैं। ठीक है, फिर क्या है, छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली, देख मेरा हाथ लगते ही यह कैसे कुमलाए हैं, कितना विनाश निक्षणिक विनोद में है, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं, कह कथा अपनी इस घ्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से, फल मिले हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब त्राण से, हे मानस के मोती ढल के चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, प्रिय है दूर गहन में पथ में कौन जो तुम्हें पहचाने, नैनों को रोने दे मन तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हो गए नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं, आंख बता दे तू ही सही, तू हंसती या यथार्थ रोती है, तेरे अधर दसन ये या तू भर अश्रु बिंदु होती है, सखे जाओ तुम यह हंसकर भूल, रहूं मैं सूद करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में है मोती। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, इसको आप अपने नोट्स में सम्मिलित कर लीजिएगा, ये क्या VVI है, एग्जाम में बन सकते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालो, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा है रोदन में यही आता है इस मन में, तो इच्छा है उन चरणों को तो मैं रज आप में रमाऊं, आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ और देर लगाऊं, मैं अपने आप को मिटाकर जाकर उनको लाऊं, उषा सी आई थी जग में संध्या सी क्या जाऊं, श्रांत पवन से वे आवे मैं सुरभि सम्मान समाऊं, मेरा रोदन मचल रहा है कहता है कुछ गाऊं। फिर आगे देखेंगे, आगे के बाद से आगे लगभग अब कोई पंक्तियां नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज था साकेत की दृष्टि से हमने यहाँ इसको देख लिया। अब हम मिलेंगे अगले अपने टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।